गुड इवनिंग, नमस्ते। हमारे जो क्लास 12th हिस्ट्री का कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड नाम का टॉपिक 3 देखेंगे। कॉलोनियलिज्म मैंने आपको बताया, कॉलोनियलिज्म क्या है, यूरोपियन से एशिया और अफ्रीका में अपना माहौल, अपने मोहल्ला बना, अपने माहौल बनाया, वहाँ का जनता का रहन सहन, लाइफ स्टाइल, आप इसका रीति रिवाज, रिलीजियन, सब कुछ बदल के अपनी तरफ अपने कंट्रोल में रखा गया और इसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। कॉलोनियलिज्म में दोबारा समझा दूंगा। यूरोपियंस, वाइट यूरोपियंस ने एशिया और अफ्रीका में आकर वहाँ का जनजातियों, वहाँ का जनता को अपनी कंट्रोल में, कब्जे में ले लिया और उन्हें एक एक चीज़ को अपना स्टाइल में, अपना रीति रिवाज, अपने रिलीजियन, अपना थिंकिंग, अपने लैंग्वेज में सब में कन्वर्ट करके, बदलाव करके अपनी तरफ से अपना माहौल क्रिएट किया। इसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इंडिया कॉलोनी थे, इसका 2-3 रीजन था कॉलोनियलिज्म बना, कॉलोनी में एशिया और अफ्रीका में कॉलोनी बनाने की 2-3 रीजन क्या था। ये हमारे यहाँ का कुछ चीज़ें ऐसे होता है, हमारा रॉ मटेरियल है बहुत ज़्यादा, एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा, अनयूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हमारे यहाँ, हमारे मीन्स एशिया और अफ्रीका में अनयूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज मैन पावर एंड रिसोर्सेज। हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, पहले भी नहीं थे, बिल्कुल आजकल है। उस जमाने में जब अंग्रेज इंडिया में नहीं, एशिया में आया, इंडिया में आया, तो उस समय पर यहाँ बहुत सारे जो रिसोर्सेस है अनयूटिलाइज, कोई यूज़ ना कर पाते, मैन पावर भी इतने पड़े थे और नेचुरल रिसोर्सेस है, तो इसलिए लोग सोचे यार यहाँ कब्जा करें। और दूसरी, यहाँ जहाँ से सामान ब्रिटेन ले जाते हैं, यूरोप ले जाते हैं, वहाँ से बनाकर उसका मार्केट भी बहुत अच्छा है। जो हमारे एशियन कंट्री था, अफ्रीकन कंट्री, बहुत अच्छा मार्केट भी थे। ये दोनों रीजन की वजह से कॉलोनियलिज्म। अब हमें यहाँ से टॉपिक में कंट्री साइड के बारे में, देहाती इलाके में क्या क्या किया। सबसे पहले देखो, ये आपका इसी चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट टेम्स में क्या क्या है। जोटेदार नाम का रिच पेसेंट्स को कहते हैं, रिच पेसेंट, जो किसानों में रिच पेसेंट्स, रोटेदार जमींदार। जैसे जमींदार और जोटेदार में डिफरेंस है। जो खाते पीते किसानों को जोटेदार कहते हैं। जोटेदार का जोटेदार को कहते हैं रिच पेसेंट्स, ठीक है, जोटेदार रिच पेसेंट्स। ये 19th सेंचुरी में इंडिया में रिच पेसेंट्स को जोटेदार कहते हैं। तो उनके साथ दूसरा जमींदार है। जमींदार तो आप जानते हैं, जिसके पास जमींदार क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट, ये रिच पेसेंट को जोटेदार कहते हैं। जमींदार है मीन्स रेवेन्यू कलेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेवेन्यू कलेक्टर्स फॉर ब्रिटिश, ये है जमींदार, रेवेन्यू इकट्ठा करके देने वाले थे, ठीक है। फ्रॉम कलेक्शन कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स और ब्रिटिश, दोनों में अंदर जोटेदार तो रिच पेसेंट्स को कहते हैं, और जमींदार का मतलब वो भी रिच है, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए इंडिया की कंट्री साइड में, इंडिया के देहाती इलाके से रिच, जो इनसे रेवेन्यू लगान इकट्ठा करके अंग्रेजों को देते हैं, ये क्या काम है। तो आपका जो दोनों में ये डिफरेंस है, ये जमींदार अपने साथ लठ बजाने में, हम कहते हैं लठ बजाने वाले, लठियाल्स, कुछ ऐसे गुंडे टाइप में लोग अपने साथ पुराने जमाने में, गार्ड टाइप में, जो सिक्योरिटी गार्ड टाइप में लठियाल, लठ लेकर घूमते, लाठी लेकर लौटते हैं, वो इसके साथ रहते थे दोनों में। ये आपने जोटेदार और जमींदार में डिफरेंस क्या होता है। जोटेदार गांव में रहते हैं, वो डायरेक्ट डे टू एडमिनिस्ट्रेशन, जो खेतों का डेली काम में रहता है, ये खेतों का डेली काम में, और किसानों से डायरेक्ट कनेक्टेड है ये लोग। लेकिन ये आपका जो जमींदार होता है, इनके जमींदारी और कहीं है, लेकिन रहते और कहीं। सपोज मान अनुसार का है या सिकंदराबाद का है, सिकंदराबाद में रहते हैं, और इसका जो
आपका ज़मींदार, उसका जो ज़मीन दादरी में है वो जगह, तो डे टू डे आजकल तो पॉसिबल है, क्योंकि गाड़ी है, टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन है, और आप तुरंत वहीं कहीं पे पहुंच जा सकते। तो पुराने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं हुआ, रहते और कहीं दूर दूर रह के गाँव का जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब आइए आपको देखना है रायोट, एक टर्म है रायोट, RYOT, रायोट मीन्स पेशेंस का दूसरा नाम है रायोट। रायोट कहता है, रायोट जमींदार आपको बता दिया। अब आइए आपको देखा ताल्लुकदार, रायोट का मतलब है पेशेंस, रायोट। तीन चीजें आपको देखना आज है। सबसे पहले देखना जोटेदार, रिच पर्सन को हम रिच पर्सन, बहुत सारे इसमें रिच पर्सन को हम जोटेदार कहते हैं। और जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू जमीन का लगान जो अंग्रेजों के लिए फार्मरों से कटा करके अंग्रेजों को तहसील में जमा करते हैं। तीसरा रायोट नाम का टेम है, और जमींदार रहते हैं कहाँ पे, और कहीं बाहर रहते हैं, उसको जमींदारी और कहीं है। जोटेदार जहाँ उनकी जमीन है वहीं रहते हैं, समझ में आ गया दोनों में ये डिफरेंस है। जमींदार रहते हैं दूर, कभी कभी दूर रहते हैं, उनका जमींदारी और कहीं जगह पे है। जोटेदार साहब कैसे, जोटेदार कैसे थे, जोटेदार का जहाँ जमीन है वहीं रहते हैं, तो उसका जहाँ वहीं रहते थे, उसका कनेक्ट होती है। ठीक है, और जैसे इसका काम करने के लिए लठियार नाम का लठ हो जाने वाले हाथ में रहते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखो ताल्लुकदार, ताल्लुकदार, ताल्लुकदार कौन होता है, तो ये व्यक्ति है, उनके अंडर में बहुत सारा जमीन आते हैं। आज भी साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिल, मलयालम, कन्नड़ भाषा में तालुक का मतलब तहसील को कहते हैं। एक्चुअली तालुकदार तहसीलदार को साउथ इंडिया में तहसीलदार कहते हैं, तहसीलदार को तालुकदार भी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो टर्म तालुकदार का मतलब होता है, तालुकदार है, ये बहुत सारे एरिया, मीन्स 4-5 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया अपने कब्जा में आ जाते हैं, वही इसका अपना इसका एरिया, लैंड इसके अंदर में आएगा, जमीन इसके अंदर में आएगा, ताल्लुकदार के बहुत सारे एरिया है कि जो मालिक को ताल्लुकदार कहते हैं। दूसरा है साहूकर, साहू नाम का एक है। साहूकर का मतलब होता है मनी लेंडर का भी काम करते हैं, और ट्रेडर, व्यापारी, मनी लेंडर, जो पैसा ब्याज पे देने वाले, पुराने ज़माने में साहूकार थे। जैसे आपका हमारे तमिलनाडु साइड में चट्टियार कहते हैं, कुदरत चट्टियार कहते हैं, और आपका महाराष्ट्र साइड में सेठ जी के सेठ, यहाँ भी सेठ कहते हैं, लेकिन यहाँ मनी लेंडर अलग होते हैं कॉन्सेप्ट है। लेकिन वहाँ ये जो चट्टियार है, चट्टियार जाति है, तमिलनाडु में है, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपका ये साहूकार का मतलब है, इसी में दें, इसी टॉपिक में हमारे साहूकार का मतलब है, साहूकार हमेशा ये मनी लेंडिंग का काम करते हैं, पैसा ब्याज पे देना काम करते हैं, और दुकान, ट्रेड, व्यापार भी करते हैं। अब हमें देखना है 3-4 टेम आपको बता दी। सबसे पहले मैंने आपको जोटेदार बता दिया, जोटेदार मतलब रिच पेशेंट्स को कहते हैं जोटेदार। रायोट बता दी में पेशेंट्स को कहते हैं। जमींदार बता दें, उसके जो अंग्रेजों के लिए जमीन का लगान कटा करके अंग्रेजों को देते हैं, उसको कुछ वो भी खुद रखते हैं। फिर आपको मैंने ताल्लुकदार बता दी, एक व्यक्ति ऐसा है अंग्रेजों के ज़माने में, उनके पास बहुत सारे लॉ का उसको दिया जाएगा, ताल्लुकदार उसका टैक्स वार कटने करने का राइट होता है उसके पास है। और आपका साहूकार बता दिया, जो व्यक्ति मनी लेंडिंग का काम करते, पैसा ब्याज पे देना, और ट्रेडर का भी काम करते हैं। रायोट मैंने बताया, RYOT, रायोट का मतलब है पेशेंट्स को कहते हैं, पेशेंट्स भी जो किसान, छोटे मोटे किसान को कहते हैं। अब हमें देखना है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ये इंडिया में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अब आपको इतना समझ में आ गया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में 1793 में किया है।
बंगाल में 1793 में बंगाल में। देखिए अंग्रेजों ने बंगाल ही सबसे पहले कब्जा किया बंगाल में, जो 1757 में प्लासी वार करने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल कब्जा कर लिया। सबसे पहले बंगाल का मतलब आजकल आसाम है, आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कुछ इलाके पूरा वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, मीन से आपका बांग्लादेश है, ये असम का कुछ सभी बंगाल रीजन में। तो वहाँ इसने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बना दिया। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट फिक्स करते हैं एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमीन के एक टैक्स या लगान एक परमानेंट फिक्स कर दिया गया। उसे पेट्रोल भी चाहिए, आप खेती करो मत करो, अंग्रेजों को सिर्फ टैक्स चाहिए, ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जमींदार को जमीन का राइट दिया गया। भाई आपके मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जमींदार हो, मतलब मेरे हुई इलाके की जमीन का अधिकार मैं बन गया, लेकिन इसके बदले में हर साल में मुझे एक फिक्सड अमाउंट अंग्रेजों के खजाने में जमा करना है, वो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज मानो मैं एकदम परमानेंट में ज़मींदार है, तो मेरे पास जमीन तो गवर्नमेंट का अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है, अंग्रेजों ने किसी एक्सवाइस को जमींदारी दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका हर साल में कुछ अमाउंट सरकारी खजाने में जमा करना है। अगर वो किसी को ये कैसे करना, वो उनके हेडेक है, क्योंकि अंग्रेजों को कोई लेन देन नहीं। अंग्रेजों को क्या होता है, इसमें करेंसी लेना था, रुपया या अपनी ब्रिटिश करेंसी लेना था। तो जमींदार की मजबूरी है किसी न किसी को दे देते ताकि उसका भी गुजारा होना, और सरकार को भी से परमानेंट सेटलमेंट एक्ट मतलब है वो उसको देना ही देना, इसका नो ऑप्शन। बस देखो ये 1793 में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो शुरू कर दिए गए। अब इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से एक नियम, इंग्लैंड और ब्रिटेन, इंडिया और ब्रिटेन में एक नियम बना दिया, रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया। अब हमें देखना है ये लेसन में हमें देखना है 3-4 इसी लेसन में, जैसे आपका कॉलोनियलिज्म के अंदर में 4 इम्पोर्टेंट व्यक्तियां, वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ 4 पीपल। सबसे पहले हमें देखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 4 इम्पोर्टेंट पर्सन्स। Of persons mentioned in this lesson, देखिए इस लेसन के अंदर ही, इस पार्ट के अंदर ही, इस लेसन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर 4 व्यक्तियों का नाम हम डिस्कस करना है। पहले है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बना, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इसने बनाया। दूसरा क्या है, फ्रांसिस बुकनन। दूसरा कौन सा है, नंबर 2 फ्रांसिस बुकनन। फ्रांसिस बुकनन है भाई, प्रोफेशन ही वाज ए फिजिशियन, डॉक्टर था भाई। ही वाज बंगाल मेडिकल सर्विस में आया, बंगाल मेडिकल सर्विस में आए वैसे डॉक्टर। इसके बाद में, लेकिन डॉक्टर होने के बाद में भी इसने बंगाल में बोटानिकल गार्डन बना दिया। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, बोटानिकल गार्डन।
बोटानिकल गार्डन और एक कलकत्ता में आलीपुर जू जुड़ी चिड़ियाघर बना दे, दो है कंट्रीब्यूशन है। तो एक्चुअली ये जैसे आपका फ्रांसिस बुकनन साहब एक डॉक्टर थे, बाय प्रोफेशनली वो फिजिशियन थे, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसके भी बंगाल मेडिकल सर्विस में आने के बाद में भी, मेडिकल सर्विस में रहने के बाद में भी कलकत्ता में इसने कलकत्ता में इसने बोटानिकल गार्डन बना दिया, जो हमारा जैसे जूलॉजिकल गार्डन, सेकंड है आलीपुर जू, एक चिड़ियाघर बना दिया, ठीक है, बनवा बहुत बड़ा है। और तीसरा इसमें सिद्धू मंची, तीसरा जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है इस लेसन में हमें देखना, सिद्धू मंची, ये है संथाल रिबेलियन को, अंग्रेजों को 18 संथाल रिबेलियन, लीडर ऑफ संथाल, एक जाति है संथाल। अंग्रेज कभी संथाल ट्राइबल जाति को पसंद ना किया, उसे दामिन इकोय नाम के जगह पे बांध कर रखा है, कभी भी ना रखा है, अंग्रेज पसंद ना किया। अंग्रेज का हमेशा पसंद पहाड़ी जाति थी, पहाड़ ट्राइबल्स में पहाड़ी कम्युनिटी सेटल में रहते हैं, ये संथाल से शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रेफर करते हैं, ये लोग नहीं करते थे, पहाड़ी जाति का भी ना किया। पहाड़ी जाति अंग्रेजों की गुड सर्विस में थे, ये अंग्रेजों के विरुद्ध में थे। इनका नेता थे आपका सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी ने अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा दिक्कत किया है, और ये संथाल रिबेलियन टुक प्लेस हो गए 1855 से, ये संथाल रिबेलियन, विद्रोह, संथाल रिबेलियन, रिबेलियन मीन्स विद्रोह, 1855 टू 1886, बहुत समय तक इस अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई किया है, और सिद्धू मांझी थे इसका संथाल रिबेलियन के नेता। मैं बताया आपको पहाड़ी लोगों कई प्रकार के जो पहाड़ी हैं, शेड्यूल ट्राइब में से पहाड़ी जो जाति थे वो भी ट्राइबल है, लेकिन अंग्रेजों से पसंद था, क्योंकि वो सेटल लाइफ एक जगह पर रह के और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी नहीं करते, तो अंग्रेजों बहुत अच्छा लगा। अंग्रेजों को सबसे बुरा कौन रखते थे, संथाल से। संथाल कभी सेटल लाइफ नहीं करते, घूमते रहते, घूमते रहे हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, अंग्रेजों ने विरोध किया है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए, ठीक है। वो संथाल रिबेलियन भी किए बाद में से, और 1855 से 86 के बीच में संथाल रिबेलियन किया है। लास्ट महाराजा मेहताब चंद, ये है द राजा ऑफ बर्दवान who helped British both during संथाल रिबेलियन एंड रिवोल्ट। तो महाराजा इसमें तीसरा, चौथा नंबर पे आएगा आपका, फोर्थ नंबर पे है महाराजा मेहताब चंद साहब ने क्या किया है, संथाल रिबेलियन, वो राजा ऑफ बर्दा, ये कहाँ का राजा था, राजा बर्दमान का राजा था, बर्दमान इलाके का राजा था। ये ब्रिटिश को हेल्प किया है संथाल रिबेलियन, ये राजा बर्दमान के बहुत काम किया अपने ब्रिटिशर के लिए। 1857 में हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो अगले लेसन में है, ये राजा बर्दमान उसे भी दबाने के ब्रिटिश का हेल्प किया है। संथाल रिबेलियन, ये दोनों में ब्रिटिश का पक्ष में रहे। इंडिया में एक्चुअली क्या, इंडियन से ब्रिटिश लोग इंडिया में कामयाब होने के कारण ये हैं का राजा महाराजा उनका काम था। तो राजा जब मेहताब चंद है, महाराजा मेहताब चंद है, बर्दमान को, जब बर्दमान जगह के राजा बंगाल का राजा था, वो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को सपोर्ट दिया है कि संथाल रिबेलियन को ख़त्म करने की। संथाल रिबेलियन में होता सिद्धू मांझी थे इसका नेता। 1855 टू 1886 के बीच में जो संथाल रिबेलियन, अंग्रेजों ने इसको दबा दिया, कैसे इसके कब्जा करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए राजा मेहताब चंद ने अंग्रेजों को बहुत योगदान दिया, हेल्प दिया है।
ऐसे ऐसे हमारे इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, हमारे लिए तो फर्स्ट वॉर ऑफ पहला आज़ादी का पहला लड़ाई है। अंग्रेजों के लिए क्या है, जस्ट एक सिपाहियों की लड़ाई माना जाते हैं, तो उससे भी अंग्रेज कंट्रोल कर दिया गया, अंग्रेज से भी तोड़ फोड़ कर दिया। उसका भी मेहरबानी किसके, महाराजा मेहताब चंद जैसे लोग थे। इसमें मेन रोल तो महाराजा मेहताब चंद का था, ठीक है, राजा वर्धमान, ठीक है। अब हमें देखना है चौकीदार आपको मैंने बता दिया, जमींदार बता दिया आपको। अब मुझे एक पॉइंट इसी में ये बताएंगे, एक पॉइंट मैं आपको बता दूंगा अभी, ये परमानेंट सेटलमेंट के मेरिट्स, परमानेंट सेटलमेंट का मेरिट्स क्या क्या है। कोई भी काम हम करते हैं इसमें मेरिट्स होता है। देखिए, ये परमानेंट जो आपका जो जमींदारों का एक प्रिविलेज ग्रुप में कन्वर्ट थी, उसके प्रिविलेज ग्रुप में कन्वर्ट कर दे, प्रिविलेज ग्रुप विशेष अधिकार वाले कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। जो परमानेंट सेटलमेंट का सबसे ज़्यादा फायदा मिला इंडिया में, ब्रिटिश को तो मिल गया, लेकिन इंडियंस में मिला है जो जमींदार लोगों को मिला। जमींदारों को क्या फायदा मिल गया, उन्हें प्रिविलेज विशेष अधिकार वाले कैटेगरी में दर्ज हो गए। सेकेंड क्या है, तो ये जमींदार को इन लोगों ने अंग्रेजों का बिल्कुल खास सपोर्टर ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है अंग्रेजों ने। तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से अंग्रेजों को 2-3 फायदा मिला। पहला फायदा क्या है, ये जमींदार को ये फायदा मिल गया, जमींदार लोगों को विशेष अधिकार वाला कैटेगरी में दर्ज मिल गया। और सेकंड क्या है, ये जमींदार जो जितना भी जमींदार थे अंग्रेजों के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर के रूप में बहुत जबरदस्त सपोर्ट दिया, प्रॉफिट बन जाते हैं, मनी मिलते हैं, जमीन का मालिक बना दिया तो ऑटोमेटिकली जो बनाया उसी में फायदे बनेंगे। तीसरा क्या है, कंपनी का अपना एक्सपेंस कम करने के मौका मिल गया, और कंपनी का एक्सपेंस फिक्स हो गया, मतलब कैसे पैसा की कोई ढूंढ रही है, करेंसी को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, उनके पास एक परमानेंट और फिक्स इनकम का एक फ्लो बना दिया। देखो फॉर एग्जाम्पल जॉब करते हैं, हर महीने तनख्वाह मिलते हैं, तो अगर आपका जो तनख्वाह रोलिंग में आ जाते रहते, हर महीने तनख्वाह आ रहा है, तो आपको टेंशन की जरूरत है, हर महीने तनख्वाह आ रहा है, ठीक है। अब किसान है, कितना भी जमीन, कभी कभी क्या होता है फसल बेकार हो जाते हैं, दिक्कत आते हैं। अरे जॉब में क्या होता है, ऐसे ये कंडीशन था इनके अंग्रेजों के परमानेंट सेटलमेंट में, इसके इनकम का एक परमानेंट फ्लो बन गया। ओके, अब ये आपका मेन पॉइंट है। तीसरा एक पॉइंट और आपको बता दूंगा, चलिए सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये रिसर्च का फर्स्ट पार्ट। Okay, bye. Tomorrow we will discuss the second part of this lesson. Okay, bye. Good night.